एक और नए वन शॉट के साथ में जिन बच्चों का 6th सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्क्रिप्टिव है, हमें ऐसा लगता है हमने बहुत रिसर्च के बाद ये पीडीएफ बनाई है। इस वन शॉट को देखने के बाद अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई हमें ऐसा लगता है कि अगर कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप इतना जरूर कर पाओगे कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, और अगर आपकी किस्मत चल गई तो शायद आप पूरा पेपर भी कर पाओ भाई। ठीक है, तो ये बहुत रिसर्च है इस वीडियो के पीछे। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, नंबर्स बढ़ते हैं तो अच्छा तो लगता ही है भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर किया है, ताकि आप लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाओ भाई। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का तो कल ही पेपर है, तो कोशिश है जल्द से जल्द आप तक ये वीडियो और पीडीएफ पहुंच जाए भाई। ठीक है, सर्टोइल सेल्स यानी सर्टोली, हिंदी में बोल देते हैं सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं, तो बहुत ही आसान है भैया। देखो जितने भी जो मेंस हैं, जो आदमी हैं, उनमें टेस्टिस पाया जाता है, और टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, सबको पता है। महिलाओं में क्या बनते हैं, एग बनते हैं। पुरुषों में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन होता है जिनसे एक कोशिका बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं। बच्चे का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है भाई। तो सरल भाषा में ये कोशिकाएं क्या होती हैं, ये टेस्टिस की ट्यूबुल्स में पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, स्पर्म को बनाने में हेल्प करती हैं, और जब स्पर्म बन जाएगा तो उसे पोषण भी चाहिए, तो उसे पोषण भी प्रदान करती हैं। ये एक बैरियर भी बनाती हैं जो ब्लड टेस्टिस बैरियर कहलाता है, और इस तरीके से इन्हें बचाने का भी ये काम करती हैं। ये स्पर्म सेल को प्रोटेक्शन भी देती हैं, यानी स्पर्म को बनाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें पोषण देना, ये सारे का सारा काम होता है इन कोशिकाओं का भाई। ठीक है, तो ये पेपर में आपको शॉर्ट में मिल सकता है 2 से 3 नंबर में, इसे आप जरूर पढ़ लेना भाई। ठीक, दूसरा क्या क्वेश्चन है, कोएसरबेट्स क्या होते हैं भाई। ठीक, तो ये भी बहुत आसान है। ये छोटी छोटी बूंदे टाइप, ड्रॉपलेट्स टाइप होती हैं, छोटी छोटी बूंदे होती हैं जो किससे मिलकर बनी होती हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, इन सब से मिलकर ये बनी होती हैं। पानी में ये अपने आप बन जाती हैं, और रियलिटी में इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये प्राथमिक कोशिकाओं की तरह, प्रिमिटिव सेल्स की तरह होता है। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्हें समझने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई। ठीक है, तो ये भी आपको शॉर्ट में मिल सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मास एक्सटिंक्शन क्या होता है। तो मास माने क्या होता है, द्रव्यमान। हो क्या, मान लिया कोई भूकंप आ जाए, कोई ज्वालामुखी फट जाए और वहां पे बहुत सारी प्रजातियां एक साथ गायब हो जाएं, नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो उसे हम लोग मास एक्सटिंक्शन बोल देते हैं। तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा है, मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बहुत सारी स्पीशीज का एक ही टाइम पीरियड में अचानक से गायब हो जाना, खत्म हो जाना भाई। ठीक है, ये यूजुअली नेचुरल डिजास्टर्स, हमने आपको बताया क्या क्या हो सकता है, कोई ज्वालामुखी फट जाए, कोई बड़ा इंपैक्ट आ जाए, कोई जलवायु में परिवर्तन हो जाए, इन सब से कोई एक बहुत बड़े इंपैक्ट से एक ही टाइम में बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी प्रजातियां गायब हो सकती हैं। इसमें बड़ी संख्या में पौधे, एनिमल्स सब खत्म हो जाते हैं। ये अर्थ के हिस्ट्री में कई बार होता रहता है। ठीक भैया, बहुत सारी जब प्रकृति को लगता है हमसे बहुत ज्यादा मेरे ऊपर लोड आ रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति एक बार कुछ करती है और उसके बाद सारी चीजें गायब हो जाती हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं मास एक्सटिंक्शन भैया। ठीक है, यह भी शॉर्ट का क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है। फिर एक क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस पैटर्न क्या होता है भैया। तो डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। ठीक है, और पैटर्न का मतलब क्या है कि सरल भाषा में कहें कि जो आपके माता पिता है वो एक ही है। जरा समझिए, जो माता मतलब जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है वो एक ही है, लेकिन उसके बाद जो पीढ़ियां आ रही हैं उनके पैटर्न में चेंज होने लगे भाई। ठीक है, उनमें डाइवर्जेंस आ जाए, विभिन्नताएं आ जाए, इसे हम लोग डाइवर्जेंस पैटर्न करते हैं। तो हमने क्या लिखा, डाइवर्जेंस पैटर्न का मतलब है कॉमन एंसेस्टर, पूर्वज एक ही होगा, से अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग जातियां डेवलप हो जाएंगी। समय के साथ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस में अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस बढ़ेंगे और नए नए प्रकार की प्रजातियां, नई स्पेसीज बनना प्रारंभ हो जाएंगी। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट है कि भैया सबको पता है एवोल्यूशन का मतलब समय के साथ साथ अपग्रेड करते जाना ही एवोल्यूशन है मेरे भाई। ठीक है, तो किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से पूर्वज पतला एक ही थे, जैसे डार्विन ने बताया, ये मतलब चिड़िया एक ही थी,
और उससे लगभग 15-17 तरीके के जो है वो पंछी बने, जिनकी सबकी चोंच अलग अलग तरीके की थी। क्यों? जलवायु का खेल था, जिसे जैसा खाना मिल रहा था उसी तरीके से उसकी जो चोंच है वो डेवलप होती गई। तो इस तरीके से डाइवर्जेंस पैटर्न आते हैं भाई, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया, जो डार्विन का फिंचेस वाला जो पूरा एंसेस्टर से अलग अलग पंछी बने, जिसमें लगभग 15-17 प्रकार के पंछियों का इन्होंने जिक्र किया, तो उन सबकी जो चोंच थी उनका शेप अलग अलग हो गया अकॉर्डिंग टू फूड भाई, ठीक है। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बन सकता है भैया। तो हमने सरल भाषा में लिखा है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा से एडल्ट बनने तक बॉडी में बड़ा चेंज आ जाना भाई, ठीक है। यानी जो इनिशियल स्टेट है लार्वा वाली, वहां से जो पूरी बॉडी बन रही है वहां तक बॉडी में एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, इसे ही हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस में स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। यह डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। कुछ एनिमल्स हो गए, ठीक, इससे ऑर्गेनिज्म एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया, लार्वा टैडपोल जो है उसका लार्वा से एडल्ट एक वयस्क मेढक का बनना, या फिर ठीक है ऐसे ही तितली के केस में भी सेम कंडीशंस होती हैं भाई, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस है, सरल भाषा में बिल्कुल रॉ से एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं भैया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहां पे दे रहे हैं, एक बार रिवाइज कर डालो अंधाधुंध, और जाके बाकी आपने जो तैयारी करी है आप करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई, लेकिन हम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं कि आपके पेपर अच्छे हो जाएं। लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और जो मैसेज आप कर रहे हो मेरी कोशिश है हम उसी के ऊपर आपको वीडियोस ला कर दें भाई, ठीक है। कोशिश करो कि अगर एक बार मैसेज नहीं सीन हो रहा 2-3 बार कर दिया करो यार, ठीक है। अगर परसों पेपर है आप आज बताओगे तो हम कल दिन भर में रिसर्च करके आज रात भर बैठ के आप तक कंटेंट पहुंचा देंगे। एक बच्चा बोला आज मेरा 2 बजे से पेपर है, कल रात में 1 बजे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ना फिर कोई टीम है ना हम हैं, ठीक है। हम भी फिर घर चले जाते, चलो हम थोड़ा बहुत अगर हिलेंगे डुलेंगे भी तो हम कितनी जल्दी यार, सुबह अगर आपका पेपर है तो समझा करो मेरे भाई, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, ये पूरा प्रोसेस है कि रॉ स्टेज से वयस्क स्टेज तक पहुंचना। क्लीवेज क्या होता है, तो भैया क्लीवेज बहुत ही आसान है। क्लीवेज का क्या मतलब होता है, जाइगोट का बार बार डिवाइड हो जाना। जाइगोट क्या है हम आपको बता चुके हैं कि भैया जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और एग के बीच में जो कोशिका बनेगी सबसे पहले उसे हम लोग जाइगोट बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो बार बार ये डिवाइड होता है, इसे ही हम लोग क्लीवेज कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कोशिका होती है उसका साइज छोटा होता है, परंतु जो भ्रूण होता है उसका साइज सेम ही रहता है भाई, ठीक है। इससे क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 तरीके से क्लीवेज बन सकता है। कैसे बनेगा, तो एक होलोब्लास्टिक होता है जिसमें क्या होगा, पूरे का पूरा एग डिवाइड हो जाएगा, और जनरली कम योग वाले, योग मतलब समझते हो जर्दी, एक तरीके से जो ऊपर का लेयर है वो कम रहेगी। दूसरे वाले में क्या होगा, ज्यादा योग वाले एग्स बन जाएंगे, जैसे मेढक है, ह्यूमन है, इस सब में ये होलोब्लास्टिक वाला होता है। और भैया जो दूसरा वाला है, ठीक है, जो इनकम्प्लीट वाला क्लीवेज है या मेरोब्लास्टिक भी बोलते हैं, ये पंछियों में होता है भाई, ठीक है। तो ये क्लीवेज भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको बन सकता है। एलील्स क्या होते हैं हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भैया ये जीन का ही अल्टरनेशन फॉर्म है, जीन का ही बदला हुआ रूप एलील कहलाते हैं। तो एलील एक जीन के अलग अलग हिस्से होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ये सेम पोजीशन पर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पर सेम पोजीशन सेम स्थान पर ही पाए जाते हैं। ये सेम ट्रेट को कंट्रोल करते हैं कि भैया एक जो गुण है उसे कोई जीन कंट्रोल करेगा, माता पिता के जीन आप तक पहुंच रहे हैं, वो अलग बात है वो किस तरीके से दिखेंगे आप में, कि जैसे मान लिया लंबापन बौनापन एक ही लक्षण की बात हो रही है, तो आप लंबापन भी प्रभावी हो सकता है, एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, जैसे कोई लंबा भी हो सकता है या डॉर्फ मतलब बौना भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट करेंगे। प्लांट हाइट के लिए हम लोग टॉल को कैपिटल टी से लिखते थे भैया, हम लोगों ने अब तो फाइनल ईयर में आप हो छोटे क्लास से पढ़ा है, टॉल लंबाई के लिए कैपिटल टी लेते थे और बौने के लिए स्मॉल टी एलील का प्रयोग हम लोग करते थे। तो एलील जीन का ही फॉर्म है, अल्टरनेशन फॉर्म ऑफ एलील है भाई, ठीक है। डार्विन की जो थ्योरी है वो क्या है भैया, देखो जो डार्विन की थ्योरी है वो डार्विन की बाकी सबकी वही थ्योरी है। सरल भाषा में जो व्यक्ति ताकतवर होगा बाकी सारे लोग उसके चारों तरफ नाचेंगे भाई, सीधा सिस्टम है। चाहे वो सूर्य हो, ग्रह नाचते हैं, ठीक है, या आपके मोहल्ले में कोई ताकतवर आदमी होगा, सब उससे राय लेंगे, सब उसके चारों तरफ नाचेंगे। वो महासाड़ू हो तब भी उससे नमस्ते करेंगे, बात करेंगे भाई, ठीक है। तो वही डार्विन ने कहा कि ये थ्योरी किसने दी, डार्विन ने दी, सीधी सी बात है। इन्होंने कहा कि हर स्पेसीज में वेरिएशन होता है, चीजें बदलती हैं, नेचर में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, जिंदा रहने के लिए
आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और जो उन संघर्ष बोलते हैं जिसे, जो उस संघर्ष में आगे निकल जाएगा वो जिंदा रहेगा, बाकी लोग खत्म हो जाएंगे। सरल भाषा में कहें कि दौड़ मची हुई है, जो नहीं दौड़ेगा वो खत्म हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। फूड के लिए, ठीक, आप देख रहे हो रोटी के लिए आदमी मरा जा रहा है। आपके पिताजी सुबह उठते हैं, शाम तक बेचारे बहुत मेहनत करते होंगे, और आप क्या कर रहे हो? आप लेट के सिर्फ गेम खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, एक दिन पहले सोच रहे हो कि कल पेपर है तो हम आज क्या करें। तो ये रियलिटी है मेरे भाई। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे, ऐसे लोग ठीक हैं, लेकिन जो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, उन्हें सोचने की जरूरत है। कुछ लोग कहेंगे अबे मास्टर लेक्चर ना दो, काम करो अपना, लेकिन रियलिटी है आने वाले 5 साल बाद सब आपको लेक्चर देंगे। आपका बच्चा तक आपको लेक्चर देगा, आपसे कहेगा कि पापा आपने कुछ कर लिया होता तो शायद हम ये फीस वगैरह के लिए, क्योंकि मेरे पास दिन भर ऑफलाइन में यहाँ बहुत बच्चे आते हैं और उनकी ज़्यादातर 99 की यही समस्या होती है, 99% लोगों की, भैया ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आज तक कोई आया ही नहीं जो कहे मेरे पास बहुत पैसा है, ये लो मास्टर 6 बीघा खेती तुम्हारे नाम, टेंशन कतई मत लो। कोई नहीं आता भाई, सब रोने आते हैं। उसका कारण क्या है? वो सब दिखावा नहीं कर रहे हैं, रियलिटी में भी वो सब परेशान है भाई, ठीक। तो नेचर में स्ट्रगल होता है, रोटी के लिए कंपटीशन होता है, फूड के लिए। वो जो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडॉप्ट कर लेते हैं, खुद को अपडेट हो जाते हैं, वही सर्वाइव करते हैं, बाकी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं भाई, ठीक है। समय के साथ साथ ये चेंजेस नई स्पेसीज को जन्म दे देते हैं। जैसे क्या कहा इन्होंने, जैसे जिराफ में पहले छोटी और बाद में बड़ी गर्दन वाले दोनों तरीके के जिराफ थे। इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो पेड़ थे वो ऊंचे ऊंचे थे, अब जिराफों को जो है उचक उचक के पेड़ को खाना पड़ता था। जरा समझो मेरे भाई, इन्होंने कहा जिराफ में पहले छोटी और बाद में बड़ी गर्दन वाले दोनों तरीके के जिराफ थे, लेकिन अब पेड़ हो गए ऊंचे, तो जो ऊंची गर्दन वाले थे उनने तो खा लिया, लेकिन जो नीची गर्दन वाले थे वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो कंपटीशन जब हुआ तो लंबी गर्दन वाले सब खा गए, छोटी गर्दन वाले पहुंच ही नहीं पाए और खत्म हो गए। धीरे धीरे करके उनकी जिनकी गर्दन बड़ी या लंबी थी वो आसानी से पत्ते तक पहुंच गए और सरवाइव कर गए। छोटी गर्दन वाले धीरे धीरे करके निपट गए, खत्म हो गए, क्योंकि वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। इस तरीके से आज की डेट में भी सिर्फ लंबी गर्दन वाले जिराफ ही अवेलेबल हैं, छोटी गर्दन वाले खत्म हो गए। सरल भाषा में छोटी गर्दन रखोगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं दौड़ोगे तो आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे और आप धीरे धीरे करके खत्म हो जाओगे भाई, ठीक है। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? ये भी वही मेरी बात है, बिल्कुल सरल है। हमने अभी आपको बताया कि महिलाओं में एग बनेगा, पुरुषों में स्पर्म बनेंगे। तो इसका मतलब होता है मेल और फीमेल गेमेट्स यानी स्पर्म और ओवम, ठीक है भैया, जो एग्स हैं उनका फ्यूजन होना, आपस में मिलना, जिससे क्या होगा आपको बता चुके हैं, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है? वो कोशिका है जो दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगी भाई, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन का मेन स्टेप होता है, इससे गेमेटिक मटेरियल मिक्स होता है और वेरिएशन आना शुरू होता है भाई, ठीक है। सीधी सी बात है कि भैया मेल जो है मान लिया लंबा है, ठीक, और फीमेल जो है वो मान लिया छोटी है, या फीमेल लंबी है मेल छोटा, तो जो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है। लंबापन और बौनापन जब मिक्स होगा तो हाइब्रिड वाला यानी हाइब्रिड टॉल यानी संकर लंबा बच्चा होगा, संकर लंबा पौधा होगा। तो इस तरीके से वेरिएशंस आने शुरू होते हैं भाई, ठीक। सबको पता है मेंडल के नियम कि भैया जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:1, 3 लंबे अगर होंगे तो एक बौना पौधा होगा भाई, ठीक। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं भैया, ठीक है। फिर एवोल्यूशन की बात करें, माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो का मतलब होता है कोई छोटा मोटा चेंज आ गया, और मैक्रो का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाना, मैक्रो एवोल्यूशन कहलाता है। तो माइक्रो में हमने लिख दिया ये छोटे लेवल के चेंजेस होते हैं। स्पेसीज में ये चेंजेस कोई जीन की फ्रीक्वेंसी के कारण हो जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ होता रहता है। इससे नए स्पेसीज कोई नहीं बनते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत बदलाव वेरिएशन आता है। जैसे अगर हम कहें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, तो कोई बैक्टीरिया है उसमें कोई छोटा मोटा बीमारी से लड़ने की क्षमता आ गई, कोई एंटीबायोटिक लक्षण आ गए, इस तरीके के कुछ, लेकिन वो है बैक्टीरिया ही, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो गया, तब हम लोग इसे कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। और मैक्रो में क्या, ये बड़े लेवल के चेंजेस होते हैं। लॉन्ग टाइम में इनसे न्यू स्पेसीज, नई स्पेसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। एवोल्यूशन का लार्ज स्केल ये प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम कहें रेप्टाइल्स, रेंगने वाले अगर हों और वो बर्ड्स का भी पक्षी तक का अगर पूरा सफर तय करें, उड़ने तक का सफर तय करें, तो भैया ये फिर क्या है? ये एक बहुत बड़ा मैक्रो एवोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। एलेसीथल एक्स क्या होते हैं? बहुत ही आसान है ये भी। ये ऐसे एक्स होते हैं जिनमें यॉक जो है वो बहुत कम होता है, यानी जर्दी वगैरह बहुत कम होती है, लेयर्स बहुत कम होती हैं, फूड कम होता है, या फिर कह सकते हैं एब्सेंट होता है। इसमें एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मदर से मिलता है। जैसे हम सरल भाषा में कहें, जो मनुष्य है, मनुष्य में
क्या होता है बताओ? जो एक्स बनते हैं, जो बच्चा बनता है, ऐसे आओ भाई, ठीक, तो उसे खाने वगैरह की व्यवस्था कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा देखेगा कि क्या बच्चे के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, और वो उसे अवेलेबल करवाता रहेगा, ठीक। तो ये एक्स जनरली मैमल्स में ही पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य में पाए जाने वाले एग हो गए भाई, ठीक है। जीन्स और डेवलपमेंट क्या होते हैं? तो माता पिता के लक्षण आप तक पहुंच रहे हैं, आप तक जीन्स पहुंच रहे हैं, उसी तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। तो जीन्स डीएनए के वो पार्ट होते हैं जो ट्रेस, जो लक्षण आपको मिल रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। जीन में कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक, 46 की जगह 45 रह गए गुणसूत्र, ठीक, 47 हो गए गुणसूत्र। कोई मान लिया मंगोलिया टाइप की बीमारी हो गई, सर बड़ा हो गया, मोटी बुद्धि हो गई, लंबाई कम रह गई, इस तरीके की चीजें कई बार हो जाती हैं भाई, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं। डेवलपमेंट के टाइम पर जीन्स ही कोशिका को बताते हैं कि कोशिकाओं को करना क्या है, मसल्स बनाने हैं, नर्व बनानी है, इस तरीके की चीजें। ये प्रोसेस ही जीन एक्सप्रेशन से होता है। जीन ऑन ऑफ होते हैं। देखो, हर जगह पर जीन होते समान ही तरीके के हैं, लेकिन जो जीन एक्टिव होंगे, जो जीन काम करेंगे, उस तरीके से चीजें चलेंगी भाई, ठीक है। अलग अलग सेल्स में डिफरेंट जीन, हर कोशिका में जीन सब सेम होंगे, बस इसका कोई और एक्टिव होगा, उसका कोई और एक्टिव होगा, वो कहेगा तुम ये काम करो, वो कहेगा तुम ये काम करो, इस तरीके की चीजें रहेंगी। इसलिए उनका फंक्शन अलग अलग होता है। जीन ग्रोथ को देखते हैं, डिफरेंशिएशन को देखते हैं, ऑर्गन के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं भाई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपको पता है भाई, स्पर्म और ओवन का आपस में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन नलिका होती है, उसमें होगा जेनेटिक मटेरियल मिक्स होगा मेल और फीमेल का, और इस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, यानी बॉडी के बाहर होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे मनुष्य में होता है, बॉडी के अंदर भी ये हो सकता है भाई, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है और बच्चा बनने का प्रोसेस यानी जाइगोट बनता है भैया, ठीक है। इनहेरिटेबल वेरिएशंस क्या होते हैं? इनहेरिटेबल मतलब क्या? जो माता पिता से आप तक पहुंच रहे हैं, जो पूर्वजों से पहुंच रहे हैं। वेरिएशंस मतलब क्या है? जो बदलाव हैं। तो इनहेरिटेबल वेरिएशंस वो डिफरेंस होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ये वेरिएशन जीन्स के थ्रू आते हैं भाई, सीधी सी बात है, परमानेंट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं। यानी जीन में जब बदलाव होगा या फिर जो डीएनए आप तक पहुंच रहा है या जो मिक्सिंग हुई है, उसके बाद जो बदलाव हो रहे हैं, एवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें ही यानी जो माता पिता से बदलाव आप तक पहुंचे हैं कि पता किसी का बच्चा हुआ भूरी आंखें, तो ये क्या हुआ? वेरिएशन सी तुम्हें, ना मम्मी भूरी थी ना पापा भूरे थे, लेकिन इस तरीके से जीन मिक्सिंग हुई है, सारी चीजें हुई हैं कि बदलाव आ रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं। तो इनहेरिटेंस वेरिएशन इसे कहते हैं हम लोग। जैसे आई का कलर, वही अभी हमने आपको बताया, हाइट हो सकती है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, इस तरीके की चीजें रहती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद ये सभी को पता है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब होता है ओवरी में जो ओवम बन रहा है, उस प्रोसेस को ही हम लोग oogenesis बोलते हैं। ये प्रोसेस फीमेल की ओवरी में होता है, सभी को पता है। ओवरी से ओवम रिलीज होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, इसमें सेल मायोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाते हैं और हैप्लॉइड ओवम जो है वो बन जाता है भाई, ठीक है। इस प्रोसेस में एक मेन जो ओवम होता है वो बनता है, साथ ही साथ 3 पोलर बॉडीज भी बनती हैं। ये प्रोसेस जो होता है, जो पूरा साइकिल है भैया, ठीक है, जो महिलाओं में पीरियड्स वाला साइकिल होता है, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्स बनने का और फर्टिलाइजेशन तक कंटिन्यू होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो लेयर टूटती है और ब्लड के रूप में बाहर हो जाती है भैया, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बाद जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अलग अलग तरीके की चीजें रही, वो आप देख सकते हो। जैसे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, सबसे पहले एक थ्योरी दी गई कि भैया ईश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, तो ये एक स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी। इसके अनुसार जीवन को ईश्वर ने बनाया, वैज्ञानिक रूप से ये प्रूव नहीं हुई, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से सब कुछ बन गया, अचानक से सब कुछ पैदा हो गया, अचानक आप नॉन लिविंग जो चीजें थी उनसे बन गया, तो ये भी गलत ही साबित हो गई बाद में। बायोजेनेसिस थ्योरी है, इससे क्या पता चला कि जीवन केवल पहले से जो जीवन है उससे ही बन सकता है, इस तरीके की चीजें रही, इसे लुई पास्टर ने सिद्ध किया था। केमिकल एवोल्यूशन हुआ भाई, ठीक है, स्टैनले मिलर वगैरह ने प्रयोग किए कि पहले बेसिक कुछ चीजें थी, जैसे मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, ये सब कुछ बेसिक चीजें बनी, फिर इनसे कोशिकाओं का निर्माण हुआ, फिर ऊतक बने, फिर ऑर्गन्स, धीरे धीरे करके चीजें जो हैं लिविंग सेल वगैरह बनना प्रारंभ हुआ। इसे सपोर्ट करने के लिए स्टैनले मिलर ने प्रयोग किया था, ठीक। मेन स्टेप की बात करें तो पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, फिर ऑर्गेनिक बने, या फिर ऑर्गेनिक से फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और इससे फिर पहली कोशिका बनी। एक कोशिकीय से फिर बहुत सारी चीजें एवोल्यूट होती चली गई भाई, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति केमिकल एवोल्यूशन के द्वारा सिंपल मॉलिक्यूल से धीरे धीरे करके हुई। भैया जो कशेरुकी हैं उनका विकास कैसे हुआ?
तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इनका विकास कैसे हुआ भैया धीरे धीरे करके? तो सबसे पहले क्या हुआ भैया? फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बार बार डिवाइड होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं बनाता है, फिर एक खोखली संरचना बनती है, साथ में अभी हमने आपको बताया 3 जर्म्स की लेयर भी बनती है। उसके बाद क्या होता है लास्ट में? ये जो जर्म्स की लेयर होती है यही क्या करती है? ऑर्गन्स, जो विभिन्न हिस्से हैं शरीर के, विभिन्न पार्ट हैं, ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, ये सब बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से डेवलपमेंट होता है भाई। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है जैसे ह्यूमन में होता है, या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है जैसे लार्वा स्टेज होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रोसेस करके मेढक का निर्माण हो जाता है भाई। ठीक है, आई और किडनी का जो मैमल्स हैं, जो हम लोग स्तनधारी वगैरह लोग हैं, इनमें आंखों का और किडनी का निर्माण कैसे होता है? तो बहुत आसान है मेरे भाई, पीडीएफ तो हम आपको दे ही रहे हैं सरल भाषा में। जो आंखों का डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म से होता है और जो किडनी का है वो मीजोडर्म से होता है। फिर उसके बाद क्या है भैया? जो फोर ब्रेन है उससे प्रकाश जो वेसल होती है वो निकलती है, आगे चलकर ऑप्टिकल कप बना लेती है। जो सरफेस एक्टोडर्म होता है उससे लेंस बनना शुरू हो जाता है, जो ऑप्टिक कप है इसी से रेटिना बन जाती है और रेटिना पे ही जो भी वस्तु हम देख रहे हैं उसका जो प्रतिबिंब इमेज है वो रेटिना पर ही बनती है, उल्टी बनती है, मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के द्वारा हमें सीधी दिखाई देती है। धीरे धीरे करके पूरी जो आंख का स्ट्रक्चर होता है, लेंस है, रेटिना है, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया, परिचारिका, पुतली, नेत्र तारा, सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है। सेम तरीके से किडनी है, ठीक है, जो मीजोडर्म होती है उसका डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होता है भैया। सबसे पहले स्टेज टेम्पररी होती है, फिर धीरे धीरे करके चीजें डेवलप होती हैं, कुछ समय तक फंक्शन करता है और फाइनली एक परमानेंट किडनी बन जाती है मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। उसके बाद मोड्स ऑफ स्पेशिएशन, जो प्रजातियां बनती हैं अलग अलग तरीके की, वो कैसे बनती हैं? तो उसके कुछ मोड हो सकते हैं, कुछ प्रकार हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें भौगोलिक अलगाव हो सकता है कि जहां पर आप रह रहे हो वहां का कुछ वातावरण ऐसा है कि भैया कुछ वातावरण में परिवर्तन के चक्कर में आप में भी कुछ परिवर्तन आ जाए, यानी जब पॉपुलेशन ज्योग्राफिकली अलग हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप देखते हो वेस्ट इंडीज वाले लोग आते हैं, वहां की जलवायु थोड़ी सी अलग है, तो वहां पे काले काले लोग आ रहे हैं, लेकिन ताकतवर लोग आ रहे हैं, मारा आ रहे हैं, हिटिंग विटिंग, ये भी सब सारी चीजें चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं बहुत गोरे गोरे भूरे भूरे लग रहे हैं। हम लोग जो है वो ज्यादातर सांवले कलर के होते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु भी अच्छी खासी गर्म है। ओवरऑल बात करें तो जियोग्राफिकली यानी भौगोलिक जो अलगाव है उसका फर्क पड़ता है, अलग अलग चेंजेस होते हैं और नई स्पेसीज बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक ही जगह पर भी परिवर्तन हो सकते हैं। जब नई स्पेसीज सेम एरिया में डेवलप होती है तो ये जेनेटिक चेंजेस या म्यूटेशन की वजह से होता है। हमने आपको बताया जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तब भी बदलाव हो सकता है, लंबाई में, आंखों में, शरीर में, बॉडी में, हर चीज में बदलाव हो सकता है। उसके अलावा मेरे भाई जब पॉपुलेशन पास पास रहती हैं पर कंप्लीटली मिक्स नहीं होती हैं तब भी धीरे धीरे डिफरेंस होने के कारण, जैसे भी हमने आपको एग्जांपल दिया कि भैया लंबा बौना, फिर आगे चल के अगली पीढ़ी में पहुंचे तो 3 लंबे 1 बौने, इस तरीके से भी धीरे धीरे करके परिवर्तन होता है। जो 1 बौना है फिर इस तरीके से और बनेगा और इस तरीके से प्रजातियां चेंज होती जाती हैं भाई। ठीक है, उसी तरीके से जब एक छोटा ग्रुप मेन पॉपुलेशन से अलग हो जाता है, उसमें भैया छोटा सा ग्रुप है वो अलग हो गया, अब बड़े ग्रुप में पता नहीं चलेगी मिक्सिंग, लेकिन छोटे ग्रुप में अगर कोई परिवर्तन हो रहे हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी पता चलेंगे और इस तरीके से नई स्पेसीज बन जाती है भाई। ठीक है, उसके अलावा घोड़े का विकास कैसे हुआ, ये लॉन्ग में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर पढ़ना है। देखो भैया जो घोड़े का विकास हुआ है एवोल्यूशन से हुआ है। सबसे पहले ये कुत्ते की तरह दिखाई देता था, छोटा सा था भैया। ठीक है, इयोहिपस बोलते थे इसे। सबसे पहले जो इसका पूर्वज था आकार में छोटा था, कुत्ते जैसा था, 4 टोस आगे होते थे, 3 टोस पीछे हो सकते थे, जंगल में रहता था, पत्ते खाता था। फिर थोड़ा सा आकार में बड़ा हुआ, 3 टोस रह गए, खुले मैदान में रहने लगा, फिर और बड़ा शरीर हो गया, बीच वाली उंगली मजबूत होनी शुरू हो गई और उसके बाद लगभग मॉडर्न हाउस की तरह ही एक खुर रह गया, तेज दौड़ने के लिए तैयार हो गया। और फाइनली जो आधुनिक युग में है भैया इक्वस आज का जो हॉर्स है, एक हूं, लंबे पैर और बहुत तेज वो दौड़ सकता है। तो धीरे धीरे करके जो हॉर्स है इसका एवोल्यूशन हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग में बन सकता है कि भैया एवोल्यूशन के जो ट्रेंड्स हैं, आकार बड़ा होता गया, छोटे से बड़ा हुआ, उंगलियां कम होती गई, दांत जो है वो मजबूत होते गए, रनिंग जो है वो बढ़ती गई। अतः घोड़े का जो विकास है धीरे धीरे इन्वायरमेंट के अनुसार बदलाव होता गया भाई। ठीक है, फिर ये वही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो महिलाओं में पीरियड्स वगैरह आते हैं फीमेल मैमल्स में, वो कैसे होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। महिलाओं को पता ही होंगे, जो लड़के हैं वो भी एक बार पढ़ लेंगे और आराम से लिखाएंगे भाई। ठीक है, अभी जैसा कि हमने आपको बताया था हर महीने होने वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है,
28 दिन का लगभग ये होता है। इसका काम बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए प्रिपेयर करना होता है भाई, ठीक है। जैसे सबसे पहले डे 1 से 5 तक क्या होती है, इनर लाइनिंग टूट जाती है। जो अभी हमने आपको बताया था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इनर लाइनिंग टूट जाती है और ये पीरियड्स के रूप में आपको ब्लड वगैरह बाहर निकल जाता है। 6 से 14 दिन में क्या होता है, ओवरी में एग बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और यूट्रस की जो लाइनिंग जो टूट गई थी वो दोबारा से थिक होनी शुरू हो जाती है। फिर लगभग 14वें दिन के बाद मैच्योर एग, यानी जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है, ओवरी से रिलीज होने लगता है। 15 से 28 दिन तक क्या होता है, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस रेडी हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो लाइनिंग होती है वो फिर से टूट जाती है और उसी तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है भाई, ठीक है। जीन क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है समूह, ग्रुप। तो कभी कभी क्या होता है, डीएनए में ग्रुप में जीन पाए जाते हैं इकट्ठे, कभी कभी नहीं पाए ही जाते हैं। तो जीन क्लस्टर का मतलब होता है एक जैसे फंक्शन वाले जीन्स का ग्रुप। एक जैसे काम करने वाले जीन जब एक जगह पे ग्रुप्स में क्रोमोसोम पर इकट्ठे होते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं जीन क्लस्टर भाई, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन जीन भी एक क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो वही है मेरे भाई। गेमेटोजेनेसिस मतलब क्या, गेमेट्स का बनना, स्पर्म का बनना, ओवम का बनना, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्म कहां बनता है, टेस्टिस में बनता है, ठीक है। ओवम कहां बनता है, तो ओवरी में बनता है। तो इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। गेमेटोजेनेसिस की बात करें तो भैया दो होंगे, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, ओवरी में ओवम बनेगा भाई, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया क्या होता है, तो ये एक तरीके के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, सिंपल सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है, सॉल्टी कंडीशंस हो सकती हैं, एसिडिक कंडीशंस हो सकती हैं, उनमें ये जीते हैं और इस तरीके से ये माने जाते हैं कि मेरे भाई ये पुराने जमाने टाइप वाले लोग हैं भैया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या होती है, तो ये भी मेरे भाई जो डार्विन की थ्योरी थी वो वाली, मेंडल ने जो अपने नियम दे वो, उन दोनों को मिला के इसे नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं हम लोग, नया डार्विन, नव डार्विनवाद भी इसे कहते हैं। क्या इसके पॉस्टुलेशन होते हैं भाई, पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं, तो पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन होता है, यानी जो जनसंख्या होती है उसमें माता पिता से धीरे धीरे करके बदलाव होना शुरू होता है, परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन क्यों हो सकते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, जीन में बदलाव हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है कि प्रकृति में जो चीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे जिराफ वाला उदाहरण रहा कि भैया अगर आपने प्रकृति के साथ साथ अडॉप्ट नहीं किया तो आप खत्म हो जाओगे, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। समय के साथ साथ चेंजेस ही नई स्पेसीज को बना देते हैं। फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, कौन सी शक्तियां हैं, कौन से फोर्सेस हैं, तो म्यूटेशन हो सकता है, जीन में बदलाव से, जीन में गड़बड़ी से, चेंज होने से नए वेरिएशंस आ सकते हैं। जीन के फ्लो से एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में बदलाव होना, जीन्स का जाना भी वेरिएशन बढ़ा सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है कि भैया कोई छोटी सी पॉपुलेशन है उसमें अचानक से चेंज हो जाने के कारण भी जीन की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है। नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है कि भैया जिंदा रहने के लिए आप तो या तो अडॉप्ट कर लो और या फिर धीरे धीरे करके खत्म हो जाओ, तो नेचुरल चेंज भी हो सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि जब जीन्स मिक्स होते हैं तो नए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और इस तरीके से भी बदलाव आ सकता है भाई, ठीक है। स्टैनले मिलर का क्या कंट्रीब्यूशन है ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए, तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए प्रयोग किया था। इन्होंने बताया कि जो शुरुआत में पृथ्वी थी उस तरीके का इन्होंने माहौल बनाया, गैस, हीट, बिजली, ये सब। एक्सपेरिमेंट में कुछ एमिनो एसिड क्या होते हैं, एमिनो एसिड जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं धीरे धीरे करके, यानी इन्होंने कहा जो बेसिक चीजें हैं लाइफ के, जो जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लुई पास्चर ने क्या किया, इन्होंने कहा, इन्होंने भी पूरा जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला सिद्धांत था उसे गलत साबित किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जीव जो है वो केवल पहले से मौजूद जो जीव हैं उनसे ही बन सकते हैं। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी और जर्म थ्योरी को भी मजबूत किया भाई, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में इन लोगों का पूछ सकता है कि इन्होंने क्या योगदान दिया, इसे भी आप पढ़ लेना। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो भैया जितनी भी कोशिकाएं होती हैं हमने आपको बताया उनमें जीन्स तो सेम ही होते हैं, बस कौन सा जीन एक्टिव है, वो किस काम को करने के लिए एक्टिव है उस पर डिपेंड करता है। तो जीन सेम होते हैं लेकिन हर कोशिका में अलग अलग जीन्स एक्टिव होते हैं, इसी वजह से अलग अलग कोशिका का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होता है। वर्किंग की बात करें कुछ जीन्स एक्टिव होते हैं जो प्रोटीन बना लेते हैं, कुछ जीन इनएक्टिव होते हैं। ये कंट्रोल करता है कि जो सेल है
वो मसल को बनाएगा या नर्व को बनाएगा या फिर स्किन को बनाएगा, क्या बनाने में काम में आएगा भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे सेल डिफरेंशिएशन होता है। अलग अलग कोई भी कोशिका सब सेम है, सबके पास जीन्स भी सेम है, लेकिन सेल फिर अलग कैसे हुई, किस कोशिका का क्या व्यक्ति काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स बनते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मसल सेल हो चाहे नर्व सेल हो, दोनों में डीएनए सेम ही होता है, लेकिन जीन एक्टिव होगा या फिर नहीं एक्टिव होगा, इससे इनका काम अलग अलग होता है भाई। ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन मतलब दोबारा से प्राप्त कर लेना, कोई चीज जो खो गई है, खत्म हो गई है, उस बॉडी, जैसे देखा होगा पूंछ कट गई, दोबारा से पूंछ जमाई, ठीक, तो इस तरीके की चीजों को रीजनरेशन कहते हैं। ये पावर कुछ एनिमल्स में होती है। जब बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो पहले बाउंड हील होता है, यानी जो घाव है वो भर जाएगा, उसकी जगह पे जो कोशिकाएं हैं वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगी, फिर एक मांस बनेगा, उसके बाद कोशिकाएं धीरे धीरे करके बननी शुरू होंगी, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड होने लगेंगी, नया ऊतक बनाएंगी और फाइनली जो नया अंग दोबारा से खत्म हुआ था वो बन जाएगा भाई। ठीक है, जैसे सैलेमेंडर होता है, इसके अंदर ये क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसका हाथ खत्म हो जाए, पूंछ खत्म हो जाए तो दोबारा से ये क्या कर सकता है, अपना फंक्शनल लिव यानी दोबारा से इस ऑर्गन को ये आराम से बना सकता है भाई। ठीक है, लैमार्किज्म क्या होता है? तो भैया देखो, डार्विनवाद और लैमार्कवाद में थोड़ा सा फर्क है। लैमार्किज्म एक थ्योरी है जो कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं के एक्वायर्ड ट्रेट्स, मतलब जो गुण होते हैं जो वो लाइफ में सीखते हैं या डेवलप करते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाते हैं। हालांकि ये लैमार्कवाद बाद में गड़बड़ हो गया, यानी इनका मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि अगर भाई साहब हम जो हैं, मान लिया लोहार हैं और हम अंधाधुंध हथौड़ा पीटते हैं, मेरे हाथ मजबूत हो गए, तो अब लगातार हम ये गुण सीख रहे थे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भी हाथ पैर मजबूत होंगे और वो भी ताकतवर होंगे। क्या लेकिन ऐसा होता है? नहीं। तो इनका ये बाद में गलत भी हुआ, लेकिन ओवरऑल इनकी जो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क इनका पूरा नाम है, ये कह रहे हैं कि भैया लैमार्कवाद कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वायर्ड मतलब ग्रहण करने वाले, ट्रेट्स मतलब जो गुण हैं जो वो लाइफ में सीखते हैं या डेवलप करते हैं, जो गुण वो एक्सेप्ट करते हैं, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाते हैं। यानी जो हम लोग इस जिंदगी में सीख रहे हैं कि अगर हमने पढ़ाना सीख लिया, हम लगातार पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा बच्चा भी होगा वो भी पढ़ाने वाला नॉलेज ज्ञानी पैदा होगा। ये कहना चाह रहे हैं भाई। ठीक है, कि पहलवान अगर हम हैं तो पहलवान का बच्चा पहलवान पैदा होगा। कैसा होता है? नहीं। तो आगे चल के ये दिक्कत किया, तो इन्होंने कुछ मेन पॉइंट दिए। नंबर 1, कुछ बातें ठीक भी हैं, कुछ गलत भी हैं। यूज एंड डिसयूज किया। तो यूज मेरे भाई ये है कि जो ऑर्गन्स या पार्ट्स फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, फ्रिक्वेंटली मतलब जो कभी कभी यूज होते हैं, फ्रिक्वेंटली का मतलब जो अक्सर यूज होते हैं वो स्ट्रांग और डेवलप्ड हो जाते हैं। तो स्ट्रांग का मतलब जो लगातार, जैसे हम लोग अगर हमेशा, मतलब जब हम जिम भी जाते थे तो हम पूछते थे कि भैया यार इससे आराम से वजन उठ जाता है, इससे उतना वजन क्यों नहीं उठा पाते हैं, इससे 10 बार 15 बार ऐसे करते थे कोई दिक्कत नहीं, इससे यार 10 ही बार करते तब भी। तो उन्होंने कहा क्योंकि आप इस हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, हमारे पैर ज़्यादा वजन उठा लेते हैं क्योंकि हम इन पर खड़े रहते हैं। ये पहले से हाथों की तुलना में पैर ज़्यादा मजबूत हैं क्योंकि हम लोग इन पर चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। यानी ओवरऑल वो चीजें जो हम लोग फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, वो ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करा जाता वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके कमजोर होते जाते हैं और गायब हो जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया अभी था सिलेबस एनालिसिस में कि पहले हम लोगों की पूंछ होती थी, अब नहीं जरूरत है, गायब हो गई। पहले हम लोगों की आंखों में झिल्ली निमेशक पटल होते थे, अब नहीं होते हैं, गायब हो गए। पहले हम लोग कान चला सकते थे, कर्ण पल्लव की पेशियां थी, अब नहीं। पहले शरीर पे बहुत बाल होते थे, अब उतने नहीं है। यानी जो चीजें जरूरत नहीं होती हैं वो धीरे धीरे करके गायब, डिसअपीयर हो जाती हैं। जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, ट्रीज के ऊपर, इन्होंने ये नहीं कहा कि लंबे छोटे, इन्होंने कहा पहले जिराफ छोटे थे लेकिन पत्तियां ऊंचे पे थी तो उन्हें जिंदा रहने के लिए उचकना पड़ा, जिससे उनकी आगे की टांगें और गर्दन उनकी लंबी हो गई। तो ट्रीज के ऊपर लीफ पत्तियों को खाने के लिए कॉन्टिन्यूअसली अपनी गर्दन खींचते रहते थे, जिससे उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें लंबी गर्दन आ गई भाई। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो अर्जित लक्षण है, जो हमने सीखा है जिंदगी में, क्या वो हमारे आने वाली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? इन्होंने कहा जाना चाहिए भैया। इन्होंने कहा जो परिवर्तन जीवन में हुए वे संतानों में भी चले जाते हैं। जैसे यदि एक कोई लोहार है, बहुत मजबूत हाथों वाला हो गया, तो यह उसकी ताकत उसके संतानों में भी आ सकती है। ये कह रहे हैं कि भैया पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती रहती है जो ट्रेट्स होते हैं। नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी परफेक्शन का मतलब क्या?
हर व्यक्ति परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति परफेक्ट होने के पीछे ही तो भाग रहा। अगर हम आपसे कहें कि आज से 10 साल पहले अगर कोई हमसे कहता कि भैया तुम्हारा क्या सपना है, तो हम कहते कि भाई यार हम बस जहाँ पे हम रहते थे पुराने वाले घर में, वहाँ पर एक बस पन्नी पड़ी हुई है मेरे घर में और हम एक बड़ा सा हॉल बनाना चाहते हैं जहाँ कम से कम 100 बच्चे तो बैठ ही जाए, ऐसा, क्योंकि वहाँ जगह ही इतनी थी। फिर जब वो बन गया तब तो सपने बढ़े ना, परफेक्शन की तरफ भागे, नहीं अब हम एक अलग कोचिंग, क्योंकि घर में दिक्कत होती है, फिर ये बना लिया, फिर अब यार उधर यार दूर पड़ता तो एक नया घर बना लिया, फिर अब यार गली में यार गाड़ी वाड़ी लाने में दिक्कत होती है, ऐसा करेंगे कहीं अपनी रोड पे बनाएंगे। यानी हर व्यक्ति परफेक्शन की तरफ भाग रहा है और परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो जीव होते हैं उनका लक्ष्य होता है अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी दिक्कतें हैं और जो इफिशियंसी है, जो काम करने की क्षमता है, दक्षता है, उसे लगातार बढ़ाते रहना। हर स्पेसीज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करने की कोशिश करता रहता है। यानी हर व्यक्ति चाहता है कि हम और ग्रोथ करें और ग्रोथ करें और ग्रोथ करें। तो ये बात इन्होंने कही परफेक्शन से रिलेटेड। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन हो गई, या जो चिड़ियां हैं उनकी चोंच का आकार हो गया, उनके हिसाब से उनके शरीर का आकार हो गया, उड़ने के लिए किस तरीके से उनके पंख वगैरह हो गए, जो मुंह है वो चोंच में बदल गया, सारी चीजें उन्होंने बताई। केव ड्वेलिंग, जो लोग गुफा में रहते हैं, धीरे धीरे करके उनकी आंखें कमजोर हो गई, आंखें गायब हो गई, क्योंकि उन्हें रोशनी की कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी ही नहीं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है जो लोग बिल्कुल मतलब उनकी पीढ़ियां गुफा में रह रही हैं तो उनकी आंखें कमजोर हो जाएं या फिर आंखें गायब हो जाएं। कुछ लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस यही हैं कि यूजफुल फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशन, नॉर्मल बातचीत के लिए ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हो तो ये इनका जो लैंडमार्कवाद है ये फेल हो गया। एवोल्यूशन में मॉडर्न जेनेटिक्स, जब मेंडल के नियम आए, मेंडल ने पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को चेक किया, मटर के पौधे पे प्रयोग किया, आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो मेंडल जो भी है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वगैरह आ गई, तब से तो सारी चीजें क्लियर हो गई। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं इनका ये लैंडमार्कवाद ठीक नहीं है। एक्वायर्ड ट्रेड्स इनहेरिट नहीं होते, यानी जो अगर यहां पे कोई लोहार है उसके हाथ मजबूत हो गए तो वो नहीं पहुंचेंगे, वो ट्रेड्स नहीं जाते, बल्कि जेनेटिक्स में चेंज होते हैं। अगर जीन में कोई परिवर्तन हो गया, जीन में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई पहलवान है तो उसका बच्चा भी पहलवान पैदा हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज का ये स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये आपने 11th क्लास से पढ़ रखा और इतनी आसान लैंग्वेज में आपको दिया है कि एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। हमने क्या लिखा, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो खुद को बार बार विभाजित कर सकती हैं, तोड़ सकती हैं और अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। 2 प्रकार की मेरे भाई होती हैं। पहली कौन सी होती हैं? पहली होती एम्ब्रायोनिक स्टेम कोशिकाएं, यानी ये भ्रूण से, एम्ब्रायो से मिलती हैं तथा सभी प्रकार की सेल्स बना सकती हैं। तो ये जो पहली वाली हैं ये किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन जो दूसरी वाली हैं ये एडल्ट स्टेम सेल्स कहलाती हैं। ये शरीर में पाई जाती हैं और लिमिटेड सेल्स ही बना सकती हैं, यानी ये हर प्रकार की कोशिका में परिवर्तित नहीं हो सकती। क्या करती हैं ये स्टेम कोशिकाएं? तो हीलिंग का काम करती हैं। हीलिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ठीक करना। जैसे हमारी बॉडी सबसे अच्छा हील कब करती है? जब हम लोग सो रहे होते हैं। इसलिए हमसे कहा जाता है कि कम से कम 6-7 घंटे जरूर सो, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को रिकवर करना शुरू करती है। और अगर आप सही से नींद नहीं ले रहे हो तो रिकवरी अच्छी नहीं होगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी भाई, ठीक। तो हीलिंग हो गई, नई कोशिकाओं का निर्माण, खुद विभाजित होंगी, नई कोशिकाओं को प्रोड्यूस करेंगी। मेडिकल जो रिसर्च है उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेम कोशिकाएं पेपर में 3 नंबर तक के क्वेश्चन में आपको मिल सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। नीचे कमेंट में लिख देना 6 सेमेस्टर वाले कितने लोग हो, थोड़ा सा हमें भी हौसला मिलेगा। जल्दी जल्दी चलो, हम बहुत बड़ी बात नहीं करें, अगर 10 कमेंट आ गए कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी जूलॉजी की दूसरी भाई, ठीक। म्यूटेशन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में मिलेगा भैया। म्यूटेशन क्या है? डीएनए के सीक्वेंस में होने वाले परमानेंट चेंज को ही हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है, डीएनए क्या होता है हमने आपको बता रखा है, जिसमें मेरे भाई शर्करा होती है, ठीक है, साथ में साथ क्या होता है, बेस होता है, और क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। ये सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं तो भैया न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बनता है। तो इसका जो सीक्वेंस है पूरा, अगर उसमें चेंज आ जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। किस किस तरीके से चेंज आ सकता है? तो एक तो भैया जीन म्यूटेशन हो सकता है, यानी जो इसके जीन्स का लेवल है वो चेंज हो जाए, जो जीन्स का अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, यानी गुणसूत्रों में परिवर्तन हो सकता है, यानी क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र का स्ट्रक्चर, उनका नंबर चेंज हो सकता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, पतला बढ़ के 47 हो गए, 45 रह गए। अलग अलग तरीके से दिक्कत हो सकती है भाई, ठीक। कारण क्या है? तो बहुत सारा रेडिएशन हो सकता है,
केमिकल्स हो सकते हैं, रेप्लिकेशन एरर हो सकती है कि अपना कॉपी दूसरा, यानी ओवरऑल बात करें इस तरीके की दिक्कत से इफेक्ट क्या है भैया। देखो, जब कभी भी परिवर्तन होगा तो परिवर्तन या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। कभी कभी परिवर्तन तुक्के से अच्छा भी हो जाता है, लेकिन बेनिफिशियल जो है वो रेयर है, बहुत कम ही अच्छा होता है। नॉर्मली ये हार्मफुल होता है, जीन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल भी चीजें चलती रहती हैं भाई, ठीक। फिर एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, विजडम टीथ, जिसे लोग अकल की दाढ़ कहते हैं। कई बार ये 17 से 25 साल की एज में निकलने लगती है। पुराने जमाने में लोग खूब चीर फाड़ करके उल्टा सीधा हार्ड खाना खाते थे, तब इसकी जरूरत पड़ती थी। आज की डेट में ये अवशेषी अंग हो गई एक तरीके से, यानी वो अंग जैसे पहले लोगों के पूंछ होती थी अब नहीं होती है। पहले शरीर पे बहुत बाल होते थे अब नहीं होते हैं। पहले आंखों में झिल्ली होती थी, निमेशक पटल, अब नहीं होते हैं। पहले लोग कान चला सकते थे अब नहीं चला सकते हैं। वैसे ही पहले अक्ल दाढ़ होती थी तब, अब क्या है, अब आदमी के जबड़े भी पतले हो गए हैं, वो नॉर्मल खाना खा रहा है, सॉफ्ट खाना खा रहा है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी ये निकलने लगती है लोगों के, तो दर्द वगैरह होता है क्योंकि जगह कम है, तो फिर डॉक्टर वगैरह उसे निकलवा देते हैं। नॉर्मली छोटी मोटी तो कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, ठीक। तो लास्ट मोलर टीथ जो 17 से 25, अक्ल दाढ़ इसलिए नहीं कि अक्ल बढ़ जाती है, अक्ल दाढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि 17 से 25 तक आदमी समझदार हो रहा होता है, उस समय निकलती है, समझदारी के समय निकलती है, इसलिए इसे हम लोग विजडम टीथ भी कह देते हैं। पहले ह्यूमंस हार्ड फूड खाते थे, तब एक्स्ट्रा टीथ की जरूरत पड़ती थी, परंतु अब सॉफ्ट डाइट हो गया, जबड़ा छोटा हो गया, तो भैया स्पेस ही नहीं है, इस कारण दर्द हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकती है, तो ये अक्ल दाढ़ कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि अक्ल की एज में निकलती है, इसलिए इसे अक्ल दाढ़ हम लोग कह देते हैं भाई, ठीक। होमोलॉजी और एनोलॉजी क्या है? बचपन से सिखाया जाता है। समजात अंग क्या है, समवर्ती अंग क्या है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक। इसमें लैमार्कवाद वगैरह वो सब आपने जो पढ़ा, देखना अगले वन शॉट में हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, घबराना नहीं है भाई, ठीक। तो होमोलॉजी और एनोलॉजी क्या होता है? तो वो अंग जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, बने एक तरीके से हैं लेकिन काम उनका अलग अलग होगा, उसे हम लोग कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। जैसे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन समान होगा, मतलब उत्पन्न होने का तरीका सेम होगा, कार्य अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मनुष्य का जो हाथ है और जो वेल है, उसका जो पंख है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। भैया जो वेल मछली पंख का इस्तेमाल करेगी वो अलग है, हम लोग का जो हाथ है खाने पीने का इस्तेमाल, उससे वेल मछली खाने थोड़ी लगेगी, तो काम अलग अलग है। हड्डियां बेसिकली उसी तरीके से बनी है, स्ट्रक्चर वही है, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? एनोलॉगस, होमोलॉगस मतलब ऑर्गन्स कहलाते हैं। जबकि वो अंग जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, देखने में अलग अलग तरीके के लग रहे हैं, परंतु उनका काम सेम होता है, उन्हें एनोलॉगस कहते हैं। जैसे अगर हम कहें बर्ड बिंग हो गया, इंसेक्ट बिंग हो गया, तो भैया जो पक्षी का पंख है और जो कीड़े का पंख है, दोनों का काम क्या है? दोनों का काम उड़ना ही है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये एनोलॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है वेस्टिजियल, ये वही है मेरे भाई, अवशेषी अंग है, वो अंग जो समय के साथ साथ उनकी जरूरत नहीं थी तो वो खत्म हो गए, उन्हें ही हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। यानी एंसेस्टर्स ना, मतलब जो प्राचीन लोग थे, जो पूर्वज थे, जो बुड्ढे थे, उनमें पाया जाता था। अपेंडिक्स हो गया, अक्ल की दाढ़ हो गई, पुच्छ कशेरुकाएं हो गई, कर्ण पल्लव की पेशियां हो गई, निमेशक पटल हो गया, ठीक, बालों, शरीर पे बाल हो गए, ये सारे के सारे अवशेषी अंग ही कहलाते हैं। इससे हमें एवोल्यूशन का पता चलता है कि पुराने जमाने में लोगों के होते थे, एवोल्यूशन के साथ साथ इनकी कमी होती गई तो इनकी जरूरत खत्म होती गई मेरे भाई, ठीक है। फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? देखो, ड्रिफ्ट का मतलब जगह से हटना, सरल भाषा में तो किसी पॉपुलेशन में जीन की संख्या का बदल जाना, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाना, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। यह एक चांस प्रोसेस है, मतलब तुक्के में हो सकता है, जरूरी नहीं हम करने ही बैठे हैं जीन में, लेकिन छोटी पॉपुलेशन अगर कम लोग हैं तो उनमें इसका ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, 10-20 मर भी गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम लोग हैं, वहां पे 10-20 मर गए तो फर्क पड़ेगा। तो कम जनसंख्या में इसका प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ सकता है? जैसे बोटल नेक इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पॉपुलेशन अचानक से कम हो जाती, भूकंप आ गया, ठीक, बाढ़ आ गई, लोग मर गए, जो बचे हुए लोग हैं उन्हीं के जीन्स केवल आगे बढ़ते हैं और इससे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है। लोग कम हो जाएंगे तो डाइवर्सिटी भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दूसरा क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नई जगह पे जाके रहने लगे, तो नए तरीके के जीन्स हैं और वहां के लोग, यानी ओवरऑल नई जेनेटिक चीजें स्टार्ट होंगी, इससे नई पॉपुलेशन अलग होनी शुरू हो जाती है और नई पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक भाई। फिर एक क्वेश्चन है एजिंग, कई बार पेपर में आता है। एजिंग क्या है? एजिंग का मतलब बुढ़ापा, बूढ़े हो जाना, एज हो जाना, एजिंग कहलाता है भाई। तो समय के साथ साथ शरीर की क्षमता का कम हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, सठिया जाना, एजिंग कहलाता है। कारण क्या है? वो जीन्स में, देखो जो जीन्स है हमारे,
वो हमारी एज को कंट्रोल करते हैं, इसे जेनेटिक थ्योरी बोल देते हैं। साथ ही साथ हार्मफुल मॉलिक्यूल, डैमेज सेल्स, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल है हमारी कोशिकाओं को नष्ट भी करते रहते हैं। बॉडी जो है धीरे धीरे करके, तुम्हारी भाषा में घिस गया शरीर, यार कितना रगड़ोगे शरीर को, तो जब शरीर भी धीरे धीरे करके डैमेज होता चला जाता है तो फिर एजिंग जो है वो हो जाता है भाई। ठीक, परिवर्तन क्या होंगे, स्किन रिंकल, झुर्रियां पड़ने लगेंगी, मेमोरी कमजोर होने लगेगी, इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, बार बार बुखार नहीं, बुढ़े लोग एक्टिंग भी लोग ऐसे करते हैं मतलब क्या है, इम्यूनिटी कम हो गई, बार बार खांसी आ रही है, सफेद बाल होने लगेंगे। तो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते हो आप, बुढ़ा तो सभी को होना है। ठीक है भाई। उसके बाद जीवाश्म, फोजाइल्स बोलते हैं जिन्हें। तो जीवाश्म क्या होता है, जीवों के अंश जो मर गए, पता था कहीं दबे हैं, ठीक है, उनकी हड्डियां वड्डियां मिल गई, जीवों के अंश हमें मिल गए, तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। तो पुराने जीवों के प्रिजर्व्ड रिमेन्स, जो बचे हुए भाग हैं उनके, या इंप्रेशन भी अगर मिलना है तो वो सब जीवाश्म कहलाएंगे। जैसे बॉडी जीवाश्म हो सकते हैं जिसमें हम लोगों को हड्डियां मिल जाएं, दांत मिल जाएं, या फिर ट्रेस भी हो सकते हैं, वो किसी के फुटप्रिंट मिल गए, इस तरीके की चीजें भी जीवाश्म में आती हैं भाई। ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले जो भी जीव होगा वो मरेगा, मरने के बाद मिट्टी में दब जाएगा, फिर मिनरल उसे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद वो जीवाश्म बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है। जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह भी ये सब जीवाश्म ही है, पेट्रोलियम भी उसी का हिस्सा। इंपॉर्टेंस क्या है, तो नंबर एक तो एवोल्यूशन पता चलता है कि पुराने जमाने में चीजें ऐसी थी, अब ऐसी हो रही हैं। पास्ट लाइफ की स्टडी हो सकती है, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम को समझा जा सकता है, पहले के लोग कैसे थे, किस तरीके का माहौल था, अब क्या है, तो ये सब हम लोग इससे समझ सकते हैं। फिर कार्बन डेटिंग क्या होता है, देखो रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, जो पुरानी चीजें हैं उनकी आयु का पता लगाना। कैसे पता लगाओगे, तो भैया बॉडी के अंदर कार्बन होता है, कार्बन का क्या है, समस्थानिक है। देखो भैया कार्बन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं, 12, 13 और 14, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, इसलिए रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहला रहा है। तो कार्बन 14 की एज बहुत होती है, तो अब हर व्यक्ति के अंदर इतना है। फिर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम देखते हैं कि कितने समय बाद आप चेक करो तो कितना कार्बन बचा हुआ है, कितनी मात्रा बची हुई, उससे चेक कर लेते हैं कि यार इतना टाइम हो गया होगा इस वस्तु को, इस वजह से इतना ही कार्बन रह गया है, तो इस वजह से चीजें कम हो गई हैं। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एज को पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें C14 पाया जाता है। डेथ के समय जब वो मर जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके डिके यानी खत्म होने लगता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5730 साल, 5000 साल से भी ज्यादा होती है, जबकि ये हाफ लाइफ अर्धायु, सोचो पूरी लाइफ कितनी होगी, 10,000 साल से ज्यादा होगी। तो आप आराम से इतने साल तक का इंतजाम है ही, पता लगा सकते हो भाई। ठीक, इससे क्या होगा, जो जीवाश्म हमें मिल रहे हैं, पुराने दबे दबाए हड्डी कंकाल वंकाल मिल रहे हैं, उन सब की एज पता लगा सकते हैं भाई। ठीक है। उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं, जो पुरातात्विक विभाग वगैरह वाले होते हैं, ढूंढते रहते हैं, वो भी अपने ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकते हैं भाई। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक्रोसोम क्या होता है, तो सबको पता है महिलाओं में क्या होते हैं, एग रिलीज होते हैं, पुरुषों में स्पर्म होते हैं, एग फर्टिलाइज होता है और भ्रूण यानी बच्चे का निर्माण होता है। ये बेसिक प्रोसेस है भाई। ठीक है। तो जो एक्रोसोम होता है, ये जो मनुष्य में, जो पुरुषों में स्पर्म पाया जाता है, उसके हेड के ऊपर प्रेजेंट एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एग को तोड़ने का काम करेगा, आउटर लेयर को तोड़ेगा और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा भाई। ठीक है। इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एक एंजाइम होता है एक्रोसिन, इस तरीके के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई। ठीक है। तो ये 10 वो क्वेश्चन है जो